Okay, so we start the new topic, very important topic, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। काफ़ी कुछ तो सिलेबस से हटा दिया है इन्होंने, काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, बट स्टिल जितना भी है अच्छा है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट तो हमें स्टेटमेंट अगर हम दें, इसका मतलब क्या लग रहा है वर्ड से, इसके नाम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट। बेटा इलेक्ट्रिसिटी के मेजरमेंट की जब बात आती है तो मेनली बस तीन बातें ही तो होती हैं। पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर होता है और उसमें करंट आई फ्लो होती है। बस इतना ही तो होता है। सृष्टि इतना लेट? ये सर वो मेरे घर के बाहर ना रामलीला चल रही है आज। वो जो एक दिन होती है ना दशहरा से पहले कॉलोनीज में। बस एक दिन होती है तुम्हारे यहाँ रामलीला? ये सर वो पूरी कॉलोनी वाले मिलके करता है सारे, तो वो ना अरे बिल्कुल घर के वाह, बाहर होती है। मजा आ रहा होगा फिर तो, है ना? अच्छा लगता है। ये सर फिर मैं जाने वाली थी लेकिन क्लास का टाइम हो गया। कोई नहीं, बाद में चले जाना, क्योंकि सर आज मेन तो ताड़ का मत होता है, वो निकल जाएगा। अरे कोई नहीं, ताड़का को बाद में जाके मार लेना, तुम चुप हो जाओ। सर लेकिन मैं माइक नहीं खोल पाऊंगी, वो पीछे से सारा वॉइस वो आ रही है, मैं मैसेज पे लिखती रहूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Yes, ओके, ओके जी। फेस्टिव मूड ऑल अराउंड। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स की बात हो रही थी बेटा। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में मेनली तो तीन बातें ही होनी चाहिए भैया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, करंट उसमें आई आ गई और इनमें रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट? अभी तक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ही तो करते चले आ रहे हैं। जो हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, कल परसों तरसों जो भी न्यूमेरिकल्स किए, वो क्या था? वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ही तो था। then what is the need that we have to give it a fresh heading, a fresh chapter we are starting? तो उसका कारण बेटा ये है, हमें इसलिए इसको स्टडी करना पड़ रहा है। सम टाइम द सर्किट बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से वो बन जाते हैं कि हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ी है और कोशिश की है कि हम उसको पता भी लगाएं, और थोड़ा थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो भी रही है। आप रिप्लाई कर भी देते हो मुझे थोड़ा थोड़ा कि कहाँ सीरीज़ है, कहाँ पैरेलल है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर करेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बनती है बच्चों कि जहाँ ना तो कोई सीरीज़ होती है और ना ही कोई पैरेलल होता है। नाउ व्हाट टू डू? तो ऐसे सर्किट में जहाँ कोई डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नज़र ना आए, वहाँ ओम्स लॉ लगाना भी बेकार हो जाता है। क्या करें, कुछ है ही नहीं वहाँ। तो हाउ टू फाइंड नेट करंट, हाउ टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे अलग अलग। कारण क्योंकि रेजिस्टेंस ही नेट नहीं पता चल पाएगा जब, तो आगे तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। तो ये वाली बात जो मैं लिख रहा हूँ केवल आपके रेफरेंस के लिए, एग्जाम्स के लिए नहीं। एक मिनट होल्ड करना जरा। हाँ तो बेटा मेजरमेंट की बात हो रही थी तो मैं कुछ लिख रहा था यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बोला कि केवल आपके रेफरेंस के लिए है, एग्जाम्स के लिए नहीं है। और वो ये है कि सम टाइम इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग of resistors, we find no direct series or parallel.
ना तो हमें कोई डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन नज़र आता है, ना ही कोई डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन नज़र आता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है ही नहीं कुछ भी जी। सो it becomes impossible to find equivalent resistance using simple methods। मतलब इम्पॉसिबल नहीं हुआ, हमेशा के लिए इम्पॉसिबल नहीं हुआ बेटा। इम्पॉसिबल कब हुआ? यूजिंग सिंपल मेथड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल के जो सिंपल मेथड है ना, वो नहीं अप्लाई हो पाएंगे, सिंपल मेथड्स नहीं अप्लाई हो पाएंगे। देन वी नीड some other laws। और बस वही, तो ये पेज केवल आपके रेफरेंस के लिए बेटा, एग्जाम्स के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एग्जाम्स के लिए जो है वो अब आता है, हेडिंग डालेंगे, एंड दैट इज किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ ने दो लॉज बनाए थे अपने बेटा। पहला किरचॉफ्स जंक्शन रूल, और एक और भी नाम है इसका, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं इसको। एंड व्हेन वी नेम इट किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म भी देते हैं, और इसी नाम से ये फेमस होता है आगे भी, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो दोनों ही नाम हैं इसके, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। जब हम इसको किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहते हैं तब इसको कोई एब्रीविएशन नहीं देते, लेकिन जब इसको किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं तब हम इसको एक एब्रीविएशन भी देते हैं, KCL। और बड़ा ही आसान सा रूल है, नथिंग टिपिकल हेयर। देखो सिंपल सी बात, मान लीजिए कुछ वायर्स आकर एक जंक्शन पर कंबाइन हो रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, ये जंक्शन बन गया। जैसे अगर कभी घर का जो आपका स्विच बोर्ड होता है, कोई कभी इलेक्ट्रीशियन आया हो, कभी कोई फॉल्ट आपके सामने आया हो, इलेक्ट्रीशियन ने उस बोर्ड को खोला हो, तो बोर्ड के बैक साइड में आपको एक जंबल नेटवर्क दिखता है ना, वायर्स ही वायर्स होती हैं, पूरा जंगल बना होता है। तो कई सारे जंक्शंस होते हैं उसमें, एक एक जंक्शन पर 5-5, 6-6, 7-7 वायर्स आकर ज्वाइंट होती हैं, कंबाइन होती हैं। तो उनमें से कुछ वायर्स में तो करंट जंक्शन को अप्रोच कर रही होती है, कर रही हो सकती है, कुछ वायर्स में जंक्शन से करंट दूर जा रही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि इन सभी करंट्स का विच आर मीटिंग एट अ जंक्शन, इन सभी का एल्जेब्राइक सम 0 होता है। लिखें स्टेटमेंट, Sasha, when did you leave? Actually, sir, there was a power cut at my place due to which the Wi-Fi got Okay, disconnected. So okay, okay. that's अच्छा, you have not installed UPS for the Wi-Fi? no, I have not installed it yet. I'll install मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने UPS लगाया है। it. Yeah. वो ज़रूरी होता है वैसे, ये वाईफाई के लिए अनइंटरप्टेड के लिए ज़रूरी है वो।
ओके हाँ, तो अकॉर्डिंग टू, तो हम किरचॉफ का जंक्शन रूल पढ़ रहे थे बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum for all the currents meeting at a junction that is zero, किसी जंक्शन पर इफ few currents are meeting then their algebraic sum। अब बेटा जब ये algebraic वर्ड यूज हुआ है ना, मैं बार बार इस पर थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ algebraic sum पर। तो algebraic sum का मतलब होता है कि we will have to use some sign convention also। तो वो साइन कन्वेंशन देख लीजिए बेटा, आप अगले पेज पर लिखूंगा मैं। क्या होता है कि ऑल दोज करंट्स विच आर अप्रोचिंग द जंक्शन दे विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव माना जाएगा, एंड ऑल दोज विच आर लीविंग द जंक्शन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। तो लिखें साइन कन्वेंशन, all the currents meeting at a junction, no, meeting is, sorry, approaching, all the currents approaching a junction are taken to be positive, and all those leaving that junction are taken to be negative। जंक्शन से जो करंट्स दूर जाती हैं उनको नेगेटिव लेंगे, जंक्शन को जो करंट अप्रोच करती हैं उनको पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद उनका जो एल्जेब्राइक सम है उस सम को क्या कहते हैं कि हाउ मच इट शुड बी जीरो। तो बेटा I1 अप्रोच कर रही है तो पॉजिटिव, I2 भी अप्रोच कर रही है तो पॉजिटिव, I3 लीव कर रही है नेगेटिव, I4 इज ऑल्सो लिविंग नेगेटिव। सो according to KCL, I1 plus I2 plus minus I3 plus minus I4 is equal to 0। ये KCL बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है। अब एक काम करें, एक छोटी सी मैथमेटिक्स यहां पर लगाएं, नेगेटिव वाली टर्म्स को इफ आई शिफ्ट ऑन द अदर साइड दे विल बिकम पॉजिटिव। And now doing this I get another statement for the KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ का एक और भी स्टेटमेंट बनता है बेटा। देखो यहीं से देखो बच्चे, ये क्या थी, ये करंट्स थी कौन, विच वर अप्रोचिंग द जंक्शन, और ये करंट्स थी कौन, विच वर लीविंग द जंक्शन। तुम यूं भी तो कह सकते हैं कि नेट करंट, अब एल्जेब्रिक वर्ड नहीं यूज करूंगा बेटा मैं, साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बस क्या वर्ड यूज करूंगा, नेट। नेट करंट अप्रोचिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर। तो लिखते हैं अगला स्टेटमेंट और करके, नहीं और नहीं, एंड हैंस KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ,
may also be stated as the net electric current approaching a junction is equal to net current leaving the junction. I hope it must be clear to everybody. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये किरचॉफ का करंट लॉ हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल करता हूँ इसके ऊपर बेस्ड। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक सर्किट में ऐसा एक जंक्शन बना कर देता हूँ आपको। कहाँ गया वो जंक्शन, लेट मी चेक। उसको सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्शन है बेटा वो। वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट। कल के काम में होना चाहिए था 101, दिस वन। हाँ चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट नहीं, सर्किट तो उसको कहते हैं जिसमें सेल वगैरह सब कुछ हो। जंक्शंस बनाते हैं बेटा। ये एक जंक्शन है ए। इस जंक्शन पर इधर से देखिए करंट आ रही है 14 एम्पियर और इधर से ये आ रही है 9 एम्पियर। जंक्शन ए पर आ रहे हैं और एक और करंट आ रही है, देखो ये भी अप्रोचिंग ही है। यहां से फिर आगे चली करंट I1, दिस इज मिसिंग। Another junction we get B. At this junction few more wires are getting joined. यहाँ करंट आ रही है 4 एम्पियर और इधर देखना बेटा ये जा रही है 6 एम्पियर और इधर भी एक और वायर निकल गई। एंड here it is I2 again missing. Now the junction C, इस पर भी कुछ करंट्स हैं बेटा। ये करंट जा रही है 3 एम्पियर और ये करंट जा रही है I3। तो देखते हैं जरा आपका IQ लेवल। मुझे बता दीजिए तीनों वैल्यूज, या तो बोलकर या मैसेज में। प्लीज ट्राई। I1 27 आपका 35, ये भी गलत है बच्चे। 35 कैसे? देखो आप I1 क्या बता रहे हो? I1 आपने ऐड कर लिया ना इन तीनों का। भाई आपका ये हो गया 14 + 4 18, 18 + 9 27, तो बिल्कुल सही आपका 27। अब जरा देखो बच्चों, बी पर 27 एम्पियर आया और इधर से 4 आया, तो मिलकर दोनों कितने बन गए? 31 बन गए कि नहीं बन गए? अब 31 में से कौन चला गया? 6 चला गया। तो आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा गलत बोल रहे हो। 35 नहीं, 25 एम्पियर।
क्लियर हुआ वानी? यस सर। अब I3 बताओ जल्दी से। फिर 22। 25 में से 3 इधर चला गया, रिमेनिंग यस। तीनों आंसर आज तो वानी ने 3 नहीं 2 दिए वानी ने, एक गलत दिया है। तो बाकी जो चुप बैठे हैं उनको समझ आ गया? Yes, sir. तो चलिए हमारा ये लॉ, हमारा KCL आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दिखाया है ये मैक्सिमम इसके लिमिट है, इससे ज़्यादा और कोई टिपिकल न्यूमेरिकल आपको नहीं मिल सकता इफ़ यू गेट अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन KCL, बस इतना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात हमें यहाँ पर याद रखनी है कि KCL किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है। बेटा KCL किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात पूछ लेते हैं अक्सर 1 मार्कर में, प्लीज नोट इट डाउन। KCL is based upon the conservation of charge। ये बात याद रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, एक और भी नाम है इसका, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ, या ये एक और भी नाम से जाना जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको फर्स्ट लॉ भी बोलकर पूछ सकते हैं आपसे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ओके चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ और किरचॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं बेटा इसको, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एंड व्हेन वी नेम इट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो हम इसको एब्रीविएट भी करते हैं KVL। KVL नाम से ये फिर फेमस है जब इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ओके जी। चलिए अब इसको हम जरा समझते हैं कि ये है क्या। पहले एक बहुत आसान सा सर्किट बनाते हैं, क्योंकि बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना हमें बहुत सावधानी से समझना है, बहुत धीरे धीरे समझना है, क्योंकि ये बच्चे नहीं कर पाते इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। मुझे रीज़न नहीं समझ में आता कि कहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो। आई नेवर गेट द पॉइंट। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हमेशा के लिए समझ लिया जाए। तो देखते हैं बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे सिंपल सर्किट बनाकर दिखाओ जिससे सिंपल कुछ हो ही नहीं, तो
क्या ये नहीं होगा वो सर्किट? हैविंग अ रेजिस्टेंस R and having a cell and may have a switch तो लगाना ही पड़ता है, और मैंने उसको क्लोज सर्किट बना दिया। उसका ईएमएफ है E और उसमें करंट पास हो गई है हाउ मच, दैट इज I। तो इससे भी सिंपल कोई सर्किट हो सकता है क्या? इस सिंपलेस्ट हो गया ना, इससे सिंपल कोई सर्किट नहीं है। तो चलिए जी देखते हैं फिर। इस सर्किट में दो बातें मुझे आप बताइए। केवल ये जो मैंने तीन टर्म्स बोली हैं, तीन टर्म्स कौन सी? R, I और E। इन तीन के अलावा यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी सिंबल, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल टर्म, नथिंग। और मुझे बता दीजिए आप, इस सर्किट में अगर मैं पूछूं इनपुट क्या है तो बेटा कौन होगा? इस सर्किट में पूछूं आपसे कि आउटपुट क्या है तो बताओ कौन होगा? केवल इन तीन टर्म्स में। हाँ, तीन कॉम्बिनेशन में आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि R और I और E अकेले अकेले ही आए। इनका प्रोडक्ट भी आ सकता है, इनका डिवीजन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बताइए। इनपुट क्या है इस सर्किट का और आउटपुट क्या है? ट्राई करो बेटा। नो वन? बेटा कोशिश तो करो, हद से हद क्या होगा, गलत बोलोगे, नो प्रॉब्लम। वानी आप बोलो। ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगा बताओ? इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट। वेरी गुड। इनपुट। देखो बिल्कुल सही बोला। आप पता नहीं क्यों डरते रहते हो, बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चे। हम इनपुट ईएमएफ ही तो दे रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। और बताओ आउटपुट बताइए। साशा आप बोलो। सर आई और आर, आई और आर, आई और आर, और हिंदी वाला और या इंग्लिश वाला? नहीं, आई एंड आर। आई एंड आर बोथ? नहीं, एक सेकेंड, आई आएगा सिर्फ, आएगा। हाँ, आई आएगा। सिर्फ आई? अच्छा जी। यस। वानी, डू यू एग्री? सृष्टि थोड़ा सा बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो माइक खोलकर, ज्यादा शोर ना हो तो हम भी सुन लेंगे आपकी ताड़का की आवाज। बेटा मैं चाह रहा हूं आंसर आप ही से निकलवाऊं। साशा बोल रहे थे आप आई और आर, आई एंड आर, फिर बोले ओनली आई। एक्चुअली आई इंटू आर मतलब आई आर, दैट इज द आउटपुट। ओम्स लॉ से आई आर ही तो होता है बेटा। यस सर। आया समझ में वानी? यस सर। तो यस। ईएमएफ हम लगाते हैं, हमने ईएमएफ अप्लाई किया तो वो होता है इनपुट, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनपुट वी गेट आउटपुट वी। देखो बेटा इसके एक्रॉस करंट आई फ्लो हो रहा है,
तो पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर ही तो होगा। एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस if we consider all the standard conditions, तो बच्चों इनपुट को शॉर्ट में लिख सकते हैं ना I/P, आउटपुट को लिख सकते हैं O/P। तो बेटा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ही तो होता है ना, अगर हम लॉसेस को ना माने। यानी कि जो E है वही तो IR के बराबर हो जाएगा। मतलब लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं, EMF अप्लाइड इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप। ध्यान से लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखना है, ड्रॉप ही लिखना है बस। हाँ के ना? यस सर। तो EMF अप्लाइड इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। आप कहेंगे बड़ी बेसिक सी बात है तो, और बच्चे इसको समझ नहीं पाते। क्या ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ? हाँ जी यही है किरचॉफ का सेकंड लॉ कि EMF अप्लाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, क्योंकि इतना आसान तो फिर वो किरचॉफ की इंसल्ट हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है सुनो। बेटा जरूरी तो नहीं है ना कि किसी क्लोज्ड लूप में केवल एक ही EMF लगा हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। हमने 2 सेल लगा दिए, हमने 3 सेल लगा दिए, क्यों नहीं लगा सकते? उसी तरह से सर्किट में जरूरी तो नहीं है केवल एक जगह ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो, मतलब केवल एक ही रेजिस्टेंस हो, उसमें एक से ज्यादा भी तो रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बस किरचॉफ ने अपने लूप रूल में यही बताया कि नॉट ओनली EMF बट algebraic sum ऑफ ऑल। अभी आगे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखूंगा, इसको नोट मत करना, ये पेज कुछ भी नहीं है आपके लिए, नथिंग टू नोट। तो क्या बन गया बेटा उसका स्टेटमेंट, किरचॉफ के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, जिससे दुनिया बहुत डरती है। वो क्या है? वो ये है कि algebraic sum of all the EMFs applied is equal to what? That is equal to algebraic sum of all the potential drops taking place in that closed loop। क्या लग रहा है बेटा, चल जाएगा काम, याद हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे इसके ऊपर बेस्ड? या बहुत टिपिकल लगा है आप? यस सर। या लग रहा है कि टिपिकल है, नहीं बन पाएगा मामला? बिल्कुल बन जाएगा, हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए अब इसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे देते हैं। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? हम KVL को पढ़ रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को पढ़ रहे हैं। तो लिखें स्टेटमेंट। तो बस हेडिंग के बाद ये स्टेटमेंट है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। ये 3 हेडिंग्स आई थी ना बेटा, तो हेडिंग्स के बाद नथिंग फ्रॉम दिस पेज, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ KVL अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब KVL। The algebraic sum of all the potential drops taking place the algebraic sum of all the potential drops taking place in that loop is equal to, नहीं in that नहीं, in a आएगा,
दैट तो बाद में आएगा. इन अ लूप, algebraic sum of all the potential drops taking place in a loop is equal to algebraic sum of EMFs applied in that closed loop. तो बेटा ये है आपका KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब क्योंकि यहां पर भी एक वर्ड आया है, कौन सा, एल्जेब्राइक, बस ये अकेला छोटा सा वर्ड ये कोरोना वायरस का काम करता है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में. ये छोटा सा वायरस है जो बस इस टॉपिक को बर्बाद कर देता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो. साइन कन्वेंशन अगर आपने स्लिप कर दिया तो मामला सारा बिगड़ जाएगा. हमने अभी केसीएल पढ़ा था, केसीएल का भी साइन कन्वेंशन पढ़ा था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने देखा ही था, हमने एक न्यूमेरिकल किया उसके ऊपर बेस्ड. लेकिन जो केवीएल का साइन कन्वेंशन है इससे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं. तो चलिए देखते हैं कि वो क्यों परेशान रहते हैं और क्या हमारे ये बच्चे परेशान होंगे या सॉल्व कर लेंगे. तो पहले अलजेब्राइक वर्ड का क्या मतलब होता है, साइन कन्वेंशन. तो चलिए लिखेंगे साइन कन्वेंशन. तो बेटा पहला साइन कन्वेंशन लगाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप के लिए और जरा समझें इसको. देखो बेटा, करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव से निकलती है ना, और फिर घूम घाम के सर्किट में वापस नेगेटिव में एंटर होती है. ये पुरानी बात है, वी शुड नो दिस, हमें इसका पता होना चाहिए. तो इस तरह से इस सर्किट में यदि मैं करंट देखूं, पॉजिटिव से निकली, ऐसे घूमकर रेजिस्टर के थ्रू गई, वापस आई और नेगेटिव में आकर चुपचाप बैठ गई. सर्किट में तबाही मचाकर वापस आकर पतली गली से बैठ गई. यही तो होती है ना, करंट पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव में एंटर होती है. तो बेटा जब ये करंट रेजिस्टर से पार होगी तो बनेगा क्या, V इज इक्वल टू आई आर, यहां भी लिखा था. तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, आई आर के लिए फ्लो होने वाली करंट यदि सर्किट में क्लॉकवाइज है, देखो ये वाली करंट क्लॉक घूम रही है, करंट क्लॉकवाइज है. तो बेटा करंट यदि क्लॉकवाइज है तो इफ द करंट इज क्लॉकवाइज तो वो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लिया जाता है. और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होती इस सर्किट में तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप वो लिया जाएगा नेगेटिव. तो चलिए लिखते हैं, ये बिना न्यूमेरिकल के समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले लिख तो लेते ही हैं. लिखो, all those potential drops which are due to a clockwise current in the circuit are taken as positive, and all those which are because of
एंटी क्लॉकवाइज करंट आर टेकन एज नेगेटिव। भले ही बच्चों आपको लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आता है। जब इसको अप्लाई करते हैं ना रियल सर्किट में, तभी क्लियर होता है। चलिए वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये बताइए, समझ में आ गया? यस सर। सर टेम्परेरीली यस, अभी कोई बात न्यूमेरिकल्स नहीं। में पता लगेगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं। टेम्परेरीली मतलब बस जो मैंने वो सर्किट बनाकर दिखाया कि भाई क्लॉक और एंटी क्लॉक, आपको इतना आना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना बस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको आइडिया होना चाहिए। यस सर, वो तो। चलिए अब देखते हैं ईएमएफ का साइन कन्वेंशन। ये था पोटेंशियल ड्रॉप का साइन कन्वेंशन। तो बेटा ईएमएफ का भी वही है। देखो ईएमएफ सर्किट में करंट क्लॉकवाइज भी भेज सकता है, जैसे कि इस सर्किट में क्लॉकवाइज है। और अगर मैं सर्किट को ऐसे बना लूं बच्चे, ये देखो, तो अब ये करंट कैसे भेजेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बस बेटा हर वो ईएमएफ जो सर्किट में क्लॉकवाइज करंट भेजेगा, वो ईएमएफ लिया जाएगा पॉजिटिव। और हर वो ईएमएफ जो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजेगा, दैट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। चलिए लिखते हैं। all those EMFs which which are sending, नहीं are sending भी नहीं, which tends to, मतलब tendency, all those EMFs which tends to send the current in clockwise direction in the closed circuit are taken to be positive, and all those tend to send the current in anti-clockwise direction are taken to be negative। तो हर वो ईएमएफ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भेज रहा है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। हर वो ईएमएफ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भेज रहा है उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज रहा है पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भेज रहा है उसको हम नेगेटिव मानेंगे। और ये जो मैंने साइन कन्वेंशन बताए हैं, ये कोई दूसरा टीचर आपको कोई दूसरे साइन कन्वेंशन में बता सकता है, वो भी करेक्ट होंगे। साइन कन्वेंशन अलग अलग तरह से समझाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसानी से समझ में आ गया। तो जो आपको इजीली समझ में आ जाए, यू हैव टू स्टिक ऑन दैट ओनली। तो मैंने ये वाला बताया, और आप तो मुझसे ही पढ़ रहे हो, स्कूल में भी कोई नहीं मतलब है आपका, क्योंकि ये लड़कियां तो जाती नहीं स्कूल, और साशा जाती है तो वहां पर उसको मुझे ही झेलना पड़ता है ना। तो और किसी टीचर से तो आपका कोई वास्ता पड़ने वाला नहीं है। तो जो मैंने साइन कन्वेंशन बताए हैं आपको वही समझने होंगे और अप्लाई करने होंगे। तो इनको मैं अब अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा मंडे। 3 दिन का हॉलीडे डिक्लेयर करता हूं मैं, एंजॉय। ठीक है बच्चों, खूब रामलीलाएं देखो, खूब दशहरा मनाओ, खूब दुर्गा पूजा करो, खूब रावण जलाओ।
चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।